किसको जाना चाहिए? गवर्नमेंट को। तो जो बेसिकली आपकी इनकम होगी उसमें से आप क्या माइनस करेंगे? आपका जो एक्सपेंस होगा, और जो आपका प्रॉफिट निकलेगा वो किसको जाएगा? इनकम किस पे आती है? सेल्स पे। ये 12 रुपए आपको सेल्स में मिलेगा ना। एक्सपेंस किस पे होता है? परचेज पे। एक्सपेंस कितना किया आपने? 10 रुपए। इसको हम टेक्निकल टर्म में भी कर लेते हुए इनपुट आउटपुट में, पहले कंसेप्ट समझ आ गई बात कि इनकम किस पे होती है? सेल्स पे। जब आपने सेल्स की तो मेरी इनकम अलग करते हैं, गवर्नमेंट की इनकम अलग करते हैं, 200 में डिवाइड करते हैं। वो गवर्नमेंट की इनकम है टैक्स, ये मेरी इनकम है और वो गवर्नमेंट की इनकम है। तो लिहाजा गवर्नमेंट वर्किंग हम किसके लिए करेंगे? गवर्नमेंट। तो हम अपना क्वेश्चन भूल जाएंगे, हम सिर्फ कौन सी वर्किंग लेंगे? गवर्नमेंट की वर्किंग लेंगे। तो लिहाजा इनकम हमारी कितनी थी? 12। एक्सपेंस कितना था? 10। प्रॉफिट कितना है? 2 रुपीस। ये किसका है? गवर्नमेंट का। तो किसको पे कर देंगे? गवर्नमेंट। तो कंसेप्ट क्या ध्यान में रखना है आपने कि हमने जो गवर्नमेंट की इनकम कमाई है और जो गवर्नमेंट का खर्चा किया है, उनका नेट करके जो ज्यादा प्रॉफिट बच रहा है वो किसका है? गवर्नमेंट। जिसको हम क्या करेंगे? इसको दे देंगे गवर्नमेंट को दे देंगे। तो लिहाजा जो हमारा इनकम होती है इसको सेल टैक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? आउट। मतलब चीजें जा रही हैं, चीजें जा रही है ना, आउट हो रही है। इनकम को क्या कहते हैं? आउटपुट। और जो एक्सपेंस हो रहा है, चीजें आ रही हैं, अंदर आ रही है, वो क्या है? इनपुट। इनपुट इक्वल टू टैक्स पेड। समझ आ गई बात? इक्वल टू टैक्स पेड। चीजें जा रही हैं, जब जा रही है तो हमारी क्या होती है? सेल्स में जाती है हमेशा। सेल्स में जाती है हमेशा, वो क्या होगी? हमारी इनकम। उसको हम आउटपुट कहते हैं। और जब हम चीजें खरीद रहे होंगे, चीजें आ रही होंगी, वो हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। इन दोनों का डिफरेंस हमने किसको पे करना होगा? गवर्नमेंट को पे करना होगा। ये पूरा सेल टैक्स का एक कंसेप्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स। इसी तरह ये वर्किंग चलते 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 आप लोग जो एंड पे टैक्स पे करेंगे, आप आगे क्लेम देखिए। इसने एक्सपेंस क्लेम किया, इसने एक्सपेंस क्लेम किया। इनकम कितनी थी? 12। एक्सपेंस कितना था? 10 रुपीस। इसने क्लेम किया, तो इसने गवर्नमेंट को कितना देना है? 2 रुपए। लेकिन जब आपके पास आएगा तो आपको एक्सपेंस क्लेम करने की इजाजत नहीं होगी। आपने सारे का सारा पे कर देना है। आप आगे से कहीं से रिकवर नहीं कर सकते। तो सेल्स टैक्स का एक बेसिक रूल ये है कि आपने हर उस वक्त टैक्स लेना है जब बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, और साथ वैल्यू एडिशन हो रही है। अगर आपके ख्याल में इस बंदे ने 100 की चीज लेके आगे 100 की ही बेच देता, क्या कोई एडिशनल इसने कोई इनकम कमाई, कोई वैल्यू ऐड की? क्या इसको बिल्कुल गवर्नमेंट को टैक्स देना बंद कर? नहीं, इसने जो 10 पे किया आगे कस्टमर से निकलवा देता बस। तो सेल टैक्स पहली बार कब पे होगा? जब वैल्यू एडिशन। पहली चीज जब वैल्यू एडिशन होगी, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई बिजनेस एक्टिविटी होगी टैक्सेबल। जिस तरह आपने चीज खरीदी, अगर आपने आगे बेची नहीं तो खत्म। अगर आप आगे कहीं बेचते हैं, आपको भी टैक्स के अंदर आना पड़ेगा। समझ आ गई बात? ओवरऑल देखा जाए तो हमारे 3 चैप्टर है। बेसिकली ज्यादातर इसमें थ्योरी है, ज्यादातर थ्योरी है। अराउंड 30 नंबर का इसका क्वेश्चन होता है, जिसमें से 22-23 नंबर की कैलकुलेशन होती है, 7-8 नंबर की थ्योरी होती है। इसके अंदर कैलकुलेशन में भी एक क्वेश्चन बड़ा होता है 17-18 नंबर का, और एक छोटा क्वेश्चन होता है। नॉर्मली वो पार्ट एक ही बना देता है, एक ही क्वेश्चन के हो सकता है छोटा सा क्वेश्चन अलग दे दे, उसका छोटा सा कैलकुलेट करके। ये यहाँ तक है। इसके बाद जो इसका न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन वो 70% उसके मार्क्स सिर्फ एक वर्किंग पे डिपेंड करते हैं, जो अपॉर्चुनिटी है। 70% मार्क्स सिर्फ किसी के ऊपर मैटर कर रहे थे, उसी अपॉर्चुनिटी वर्किंग के ऊपर कर रहे थे। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है सेल टैक्स का 80% आपके पास हो सकता है। सिर्फ 1 या 2 ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो नहीं होंगी, यहाँ थोड़ा सा उसमें घुमा के होगी, जो आपको लग रहा होगा कि शायद वो आपने नहीं की, वो 20 साल पुराने पास पेपर में से हो सकती है, 25 साल में से हो सकती है। दूसरी चीज, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत कम चेंजेस आए।
अगर आप देखें ना पिछले 10-15 साल में कोई खास चेंज नहीं है सिलेबस के अंदर, कभी छोटी सी चीजें ऐड होती, कभी सेम इस तरह टैक्स भी हमारा स्टैंडर्ड चल रहा है, बहुत कम छोटी छोटी चीजें ऐड कम होती रही है। जिस तरह अगर आपने कैपिटल गेन पढ़ लियो तो वहाँ पे जो कैटेगरी 1 एसेट्स होते हैं जिसमें ज्वेलरी स्ट्रक्चर ये चीजें आती हैं, तो पहले उनका एक 2 साल का रिटेंशन पीरियड होता था और उस पर आपका गेन 25% माइनस हो जाता था। अब वो नहीं होता, अब होता है 2020-21 के अंदर जो है ये खत्म हो गया था। तो ये छोटी मोटी माइनर सी चेंजेस तो आ जाती है तकरीबन हर साल, बड़ी चेंज कोई नहीं। और सेल टैक्स के अंदर तो बड़ी चेंज नहीं कर रहा है, मगर छोटी मोटी चेंजें भी बहुत कम है और रेट चेंज हो जाता है इस तरह की चीज। तो इसका हर टॉपिक हर चीज तकरीबन हर तरीके से टेस्ट हो चुका है, तो इसका क्वेश्चन ज्यादा आपको पास पेपर से आएगा। तो कोशिश क्या करनी है कि हमें जितने पास पेपर हो सकते हैं उतने सॉल्व करें, जितने ज्यादा पॉसिबल होंगे। 30 नंबर का एक पासिंग क्वेश्चन होता है, आपको पास कराने के लिए आता है। एक चीज पास पेपर आप कहां से करना है, पहली चीज आपके पास जो बुक्स मौजूद है आपने सिंपल एक चीज देख लेनी है कि क्या उसके अंदर जो पास पेपर मौजूद हैं वो 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेंड किए गए हैं या जस्ट वही पेपर उठा के आपने दे दिए हैं। ये चीज है पास पेपर करने में आपको सबसे बड़ा मसला ये आना है कि देखिए अभी टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है 2026 और आप टेस्ट आपसे कौन सा हो रहा है 2025। ऐसी बात है जबकि पिछले साल का पेपर होगा वो किस टैक्स ईयर के मुताबिक बना होगा 2024 के मुताबिक, तो उसके अंदर रेट्स चेंज हो सकते हैं, वैल्यूज चेंज हो सकती है, प्रोविजन चेंज हो सकती है। तो अगर जो बुक आप यूज कर रहे हैं उसमें एज इट इज वही क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया और सॉल्यूशन दे दिया, तो मतलब आप 2024 की प्रैक्टिस कर रहे हैं 25 की नहीं कर रहे। तो ये आपने ख्याल करना है पास पेपर करते हुए कि आप इसको करंट जो हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक करें एक चीज। लेकिन इसके लिए मैं आपको बेहतर ऑप्शन दे देता हूं और वो है आईबीएम का क्वेश्चन। उसके अंदर उन्होंने तमाम पास पेपर ही डाले हुए लेकिन उनको अपडेट कर दिए हुए किसके मुताबिक 2025 के। तो आप क्वेश्चन बैंक कर लेंगे तो मोर देन ओवर स्टडी नहीं करनी। ओवर स्टडी आपको फेल कराती है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स आ जाते हैं ध्यान में और एग्जाम में जब बैठे तो इसका आंसर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी तो कोई फायदा नहीं। ओवर स्टडी नहीं करनी, बड़ा सिंपल सा है। हाँ एक चीज आपने श्योर करनी है कि आईकैप की बुक का कोई पोर्शन आपसे छूट ना पेपर उसी वजह से आना है। सिलेबस कवर होने की गारंटी आपको वहीं से मिलनी है, इसके अलावा कोई भी बुक करेंगे आपको ये गारंटी नहीं होगी कि आपने कंप्लीट सिलेबस किया है या नहीं, क्या कोई लाइन छूट सकती है, कॉन्फिडेंस का मसला हो सकता है। तो आईकैप की बुक को आपने एक बार सारा देख लेना है, कोई चीज छोड़ तो नहीं, उसके बाद जहां से मजीद तैयारी करनी है प्रैक्टिस करनी है नजर। हम जो क्लास में प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चन करेंगे वो कहां से करेंगे आईकैप के क्वेश्चन से करेंगे ताकि वो अपडेटेड भी होगा, उसका सॉल्यूशन भी स्टैंडर्ड होगा और हमारे पास एक बेस मौजूद होगी। लेकिन हाँ पेपरों से पहले लास्ट मंथ के अंदर जब आपने प्रैक्टिस करनी है पास पेपर की तो आपने आईकैप की वेबसाइट से डाउनलोड करके उन्हीं पास पेपर की प्रैक्टिस करनी है ताकि पैटर्न के साथ वर्डिंग के साथ उन चीज़ों के साथ आप फेमिलियर हो जाए जिस तरह के आपको एग्जाम में आना है। ये ना एग्जाम में पेपर है तो ये नहीं आपने उसके साथ यूज टू लाजमी 4-5 एटम्प्ट्स के पेपर आपने मस्ट करने हैं, वो लास्ट मंथ की वर्किंग है, अभी उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया मेरे ख्याल में आज इनफ है। और ये एक ओवरव्यू है, 3 चैप्टर हैं, इसके अंदर बेसिकली जो कैलकुलेशन वाला है वो डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज के अंदर 2-4 फार्मूला से कुछ भी नहीं। तो हम किया ये करेंगे कि थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा करेंगे और चैप्टर नंबर 18 ही करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसकी वर्किंग या कैलकुलेशन कंसेप्ट समझा करेंगे और फिर एक क्वेश्चन किया। ठीक हो गया बच्चा? इंशाल्लाह क्लासेस रेगुलर कर दिया आपने, समझ आए, चीजें बेहतर हुई हैं, होपफुली आगे भी इंशाल्लाह बेहतर चलेगी। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।